ओके, सो हम लोग डिस्कस करेंगे दिसंबर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें यूनिट 7 के जो क्वेश्चन आए हुए थे इसको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग जून 2023 क्वेश्चन पेपर से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इस यूनिट से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग उसको एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे क्या पैटर्न है। सर, यूनिट 4, 5, 6 क्वेश्चन का पीडीएफ कब अपलोड होगा? हाँ, उसका मैं कोशिश कर रहा हूँ एक दो दिन में अपलोड कर दूँ। अभी थोड़ा सा बिजी था इसलिए क्लास भी नहीं हो पाए 2 3 दिन। फिर हम कोशिश करेंगे कि ये जो है संडे तक बाकी जो पीडीएफ है एमसीक्यू का उसको मैं अपलोड कर दूंगा। और इसके अलावा हिंदी का भी मॉक टेस्ट अपलोड करना है। ठीक है, सो टिल संडे और बाय मे बी मंडे हम कोशिश करेंगे कि बाकी चीज़ें अपलोड हो जाए टाइम से। ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन आया हुआ था अभी दिसंबर वाले एग्जाम में। सर, बट सर आई डिड नॉट कंप्लीट दिस यूनिट येट। कोई बात नहीं, क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो ऐसे मैंने नोट्स अपलोड किए हैं पीडीएफ। मैंने बोला हुआ भी था कुछ उसमें ग्रुप में कि आप लोग यूनिट 7 की जो थ्योरी पढ़ लेना। बट इट्स ओके, इसमें ज़्यादातर प्रोग्राम पॉलिसी है, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उसमें समझने का ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ चीज़ों को छोड़ करके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है, आंसर दीजिए। ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन पेपर है ना उसी से मैंने डायरेक्ट कॉपी किया है, इस वजह से क्वेश्चन नंबर वही आ रहा है। वेयर डज द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 2002 टुक प्लेस? कहाँ पर जो है सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था 2002 में? प्लीज वीडियो बंद कर लीजिए। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज जोहान्सबर्ग में। इसको हम और क्या किस नाम से जानते हैं? जो समिट हुई थी, शिखर सम्मेलन हुआ था सतत विकास पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर 2002 में। बताइए, इसको जानते हैं हम Rio+10, राइट। जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। और ये आपका 2002 में हुआ था। और अगर हम बात करें इससे पहले 1992 में, जिसको हम बोलते हैं अर्थ समिट, ये हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो में। इसलिए इसको बोलते हैं Rio+10 समिट, इसको बोलते हैं रियो समिट। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये 10 साल बाद हुआ था, इसलिए इसको बोला जाता है Rio+10। अर्थ समिट का जो ऑफिशियल नेम क्या है, एनीबडी? जो 1992 में हुई थी, इसको बोलते हैं हम ऑफिशियली UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये कहाँ पर हुआ था? rio de janeiro में। ये कहाँ पर है? ब्राजील। ठीक है, वहां पर ये समिट हुआ था 1992 में, जिसको हम अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। क्लियर है सभी को? बोलिए, एवरीबडी प्लीज। सभी को क्लियर है? ओके, तो आपका सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं। ये क्वेश्चन अगर वैसे ही पढ़ा होगा आप सबने, वर्ल्ड समिट के नाम से ये जो है Rio+10 इसको हम बोलते हैं। अर्थ समिट जो होता है इसको 1992 में, इसको रियो में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था ब्राजील में।
तो इसके 10 साल बाद इसको ऑर्गेनाइज किया गया, इसी वजह से Rio+10 बोलते हैं। ठीक है। इसका जो मेन फोकस था अर्थ समिट का, अगर हम बात करें अर्थ समिट की, कि किस प्रकार से दुनिया भर के जो नेशन है उनको एक साथ लाया जाए, और ये जो इन्वायरमेंट को लेकर के जो इश्यू होते हैं, जो चैलेंज फेस कर रही है दुनिया, उसको लेकर के उसको एड्रेस करने के लिए बात हो इस कॉन्फ्रेंस में। इसलिए अर्थ समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। आपको बताना है कि पॉलिसी फॉर्मेशन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस क्या है। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट सोशल फंक्शनिंग। सबसे पहले तो यह समस्या को पहचानना जिसके सामाजिक कामकाज में प्रभावित होता है। एनालाइज दी फाइंडिंग्स एंड कंफर्म द एविडेंस। जो भी है सबूतों को पुष्ट करना, इकट्ठे करना, फाइंड करना, एनालिसिस करना। उसके बाद पॉलिसी या प्रोग्राम को डिजाइन करना। उसके बाद है आपका स्टडी अल्टरनेटिव सोल्यूशन। जो भी मल्टीपल सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए, उनमें से सही अल्टरनेटिव चूज करना। और नेक्स्ट है इसमें इम्प्लीमेंट दी एसेस दी सोशल पॉलिसी। सोशल पॉलिसी को एसेस करना, उसको आकलन करना और इम्प्लीमेंट करना। सो एज पर द आंसर की इसका क्या आंसर होगा। देखो, सबसे पहले आएगा आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम दैट अफेक्ट सोशल फंक्शनिंग। इसका मतलब क्या है कि पहला स्टेप होता है कि सबसे पहले जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ सोशल इशू, जिसको हमको एड्रेस करना है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे जिसकी वजह से सोशल डिसफंक्शनिंग है या सोशल फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही है, जिसको हमको एड्रेस करना है। तो पहला स्टेप होता है। दूसरा यहाँ पर है बी, एनालाइज फाइंडिंग्स एंड कंफर्म एविडेंसेस। का मतलब सिंपल यही है कि हम यहाँ पर जो लिखा है कि सबसे पहले एड्रेस करने के लिए हम जो है प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं समस्या क्या है, तो उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि प्रॉब्लम जो है किस प्रकार की, उसका नेचर क्या है, क्या कॉज है, उसको जानना समझना, उसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। तो दैट इज द एनालिसिस फाइंडिंग्स एंड कंफर्म एविडेंस रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। उसकी प्रॉब्लम के लिए एविडेंस इकट्ठे करना। कंस्ट्रक्ट द पॉलिसी एंड प्रोग्राम। दैट मीन्स अभी आपका आएगा स्टडी अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। इसका मतलब क्या होता है कि जब आपने प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से वेल डिफाइन कर लिया है कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद पॉलिसी मेकर जो पॉलिसी बना रहे हैं वो फिर जो डिफरेंट अप्रोचेस को बनाते हैं एड्रेस करने की। और जो मल्टीपल अप्रोच होंगे या जिसको हम सोल्यूशन बोल रहे हैं, कौन कौन से, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, तो चेक किया जाता है कौन सी सोल्यूशन की क्या फिजिबिलिटी है, इफेक्टिवनेस देखते हैं, पोटेंशियल इम्पैक्ट देखते हैं, प्रो एंड कॉन्स देखते हैं। तो उनमें जो बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, स्टडी करते हैं। सो स्टडी अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिबिलिटी, इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट। तो आपका डी आ जाएगा, ए आएगा, बी आएगा, देन डी आएगा। तो इनमें से एक ही ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया। ए बी डी सी ई। सी मतलब कंस्ट्रक्ट द पॉलिसी एंड प्रोग्राम डिजाइन। दैट मीन्स नाउ आपके पास जो भी अल्टरनेटिव बेस्ट सोल्यूशन हो सकता था वो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आप उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी प्रोग्राम को बनाएंगे, डिजाइन करेंगे प्रॉपर तरीके से, देन उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, एनालिसिस करेंगे आफ्टर सम टाइम। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है। इसमें डाउट तो नहीं किसी भी स्टेटमेंट में, समझना है अगर कोई पांचों में से। बी हो जाएगा करेक्ट। आई थिंक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये, तो क्वेश्चन यूनिट 5 से भी हम लोग समझ सकते हैं कि सबसे पहले तो हमको प्रॉब्लम ही फाइंड आउट करनी होती है कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। ठीक है। फिर उसके रिगार्डिंग हम देखते हैं क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस, उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्रो एंड कॉन्स को देखते हुए। फिर उसके बाद हम जो प्लान ऑफ एक्शन हमने बनाया हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, देन उसको असिस्ट किया जाता है आफ्टर सम टाइम, उसको मॉनिटर करते हैं, देन एग्जीक्यूट। ये सभी का आपकी प्रोसेस स्टेप्स होते हैं। सो यू अप्लाई दीज स्टेप्स हियर दी हाउ यू कैन फॉर्मुलेट द पॉलिसी। क्या क्या मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको लगाना है।
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। व्हाट इज द मैन फोकस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? आपको बताना है कि जो मुख्य फोकस क्या है, केंद्र क्या है सतत विकास का। ज्यादा, इस बार ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया इसी वर्ष। Sorry। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला लिखा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट, रोजगार का सृजन करना और आजीविका विकास उसको जनरेट करना। वीमेन एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता पर फोकस करना। बैलेंसिंग द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, पर्यावरण संरक्षण और विकासात्मक गतिविधियों को संतुलन बनाए रखना, बैलेंस करना। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर फोकस करना। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैन फोकस क्या होगा। देखिए मैन फोकस तो एक ही होगा चार ऑप्शन में से। तो यहाँ पर जो लिखा है बैलेंसिंग द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, ठीक है, तो यही सही होगा। बाकी के जो जैसे कि वीमेन एम्पावरमेंट है, जेंडर इक्विटी, इक्वालिटी है, तो ये बोल सकते हैं मैन फोकस नहीं होता है, लेकिन अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये जुड़े हुए हैं। दे आर नॉट डायरेक्टली वी कैन सी द मैन फोकस, बट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ओके, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट अचीविंग द बैलेंस। ठीक है, तो अचीविंग द बैलेंस में सभी चीजें आ जाती हैं, लेकिन वी हैव टू फोकस स्पेशली ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि इन्वायरमेंट को बचाना और साथ साथ जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी है उन्हें बैलेंस बनाए रखना। इट्स ऑल अबाउट द बैलेंसिंग दी ऑल द एक्टिविटी और अचीविंग द बैलेंस। ठीक है, यहाँ बेसिक पूछ रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन फोकस क्या है। सिंपल, सतत विकास जिसको हम बोलते हैं उसका मुख्य फोकस क्या होता है। एसडीजी गोल्स अलग है। यहाँ पर केवल देखो मल्टीपल कंसेप्ट होते हैं। एक आपका सिंपल है सस्टेनेबिलिटी, एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक सस्टेनेबल ट्रांजिशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो अलग अलग कंसेप्ट है। और उसको एक साथ कनेक्ट मत करो, सिंपल समझो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड्स हैं उनको मीट करना, फुलफिल करना, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल वेलबींग को प्रमोट करना, साथ साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए उनकी जनरेशन वो भी फुलफिल हो, उतनी एबिलिटी बनाए रखना, मतलब जो भी रिसोर्सेस हैं उसको पूरा रूप से खत्म न करना, बचाए रखना। एस डी मीन्स कम से कम रिसोर्सेज को यूज करते, हायर नीड्स को मीट करना। यस, सो वट एवर द रिसोर्सेज वी हैव, वी कैन यूज दी रिसोर्सेज फॉर द लॉन्ग टाइम। इसका मतलब यही है कि हम इन्वायरमेंट को बचाएंगे, साथ साथ इंश्योर करेंगे कि वट आर द रिसोर्सेज वी हैव, वी कैन यूज द रिसोर्सेज फॉर द लॉन्ग टाइम। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? हर नीड को मीट करना, ठीक है। जैसे कि सोलर पैनल, हाँ देखो, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं, जैसे कि अब जो फ्यूल है, फ्यूल तो खत्म होता जाएगा क्योंकि उसको हम दोबारा से बना नहीं सकते। तो इसीलिए भी आजकल जो है, अभी गवर्नमेंट के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी को लाया गया है, तो ये क्या है कि हम कैसे करके जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको सही तरीके से यूज करें, फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर पाएगी और हमारी जो नीड है, हमारी जो जरूरत है वो भी फुलफिल हो पाएगी। ठीक है, तो बिना किसी रूप से कंप्रोमाइज किए, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है दे कैन आल्सो मीट देयर वन नीड्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन को पढ़िए। जुडिशियसली यूज द रिसोर्सेज, सही है, ठीक है। सोशल जस्टिस प्रोटेक्ट, अच्छा आप लोग पढ़िए, आंसर दीजिए इसका।
सोशल जस्टिस जिसको बोलते हैं सामाजिक न्याय, प्रोटेक्ट एंड और प्रिवेंट फ्रॉम दी एक्सप्लॉयटेशन डिस्क्रिमिनेशन मोस्टली थ्रू दी लेजिस्लेशंस, मतलब कानून के माध्यम से। अ, हम जो है यहाँ पे लिखा है कि डिस्क्रिमिनेशन या एक्सप्लॉयटेशन, जो भी वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, वल्नरेबल ग्रुप होते हैं, उनको किसी भी रूप से होने वाला एक्सप्लॉयटेशन या डिस्क्रिमिनेशन, उससे बचाने के लिए, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए कानून का सहारा लेते हैं थ्रू दी लेजिस्लेशंस, कानून के माध्यम से। तो सोशल प्रोटेक्शन क्या है? सोशल जस्टिस प्रोटेक्ट और प्रिवेंट, रोकता है या बचाता है, फ्रॉम दी एक्सप्लॉयटेशन और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव या शोषण हो रहा होता है उसको बचाने के लिए कानून के माध्यम से, थ्रू दी लेजिस्लेशंस। ये पहला कथन ठीक है। दूसरा लिखा है कि सोशल जस्टिस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज एज अ मैटर ऑफ राइट टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के जो भी वीकर सेक्शन है या जो वनरेबल सेक्शन है, ठीक, उनके लिए जो रिसोर्सेज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज है, उनको इंश्योर करना, प्रोवाइड करना, ये भी सोशल जस्टिस के अंदर ही आता है। तो बोल सकते हैं कि सोशल जस्टिस जो है केवल प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता है, बल्कि साथ साथ फेयर अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। ऐसे लोग जो भी किसी रूप से डिसएडवांटेज हैं, वनरेबल हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट होते हैं, अंडर प्रिविलेज फैमिली से आते हैं, तो उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, या हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, या किसी न किसी रूप में जो लो इनकम पॉपुलेशन होती है उनको अलग तरीके से स्कीम चलती है। तो ये क्या है? इनके माध्यम से हम उनको बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, रिसोर्सेज देते हैं। सो दिस इज आल्सो सोशल जस्टिस। दोनों ही सही है कथन, इसका मतलब पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है, तो फर्स्ट में भी राइट आंसर। आगे बढ़े। बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन वो पढ़िए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस ऑन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिनको आपको याद करना पड़ेगा या ऐसा कुछ, जस्ट आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्या आंसर हो सकता है, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पहला कथन इसमें दिया है कि टू फॉलो अ पाथ ऑफ डेवलपमेंट, ओके, एक उस रास्ते को, उस पथ को चुनना फॉर डेवलपमेंट दैट डज नॉट इम्पेयर और डैमेज द कवर प्रोवाइडेड बाय द नेचर टू द मैनकाइंड। प्रकृति के द्वारा जो है दुनिया को, मैनकाइंड को दिए गए जो रिसोर्सेस हैं, उन पर बहुत ज़्यादा डैमेज या उनको इम्पेयर नहीं करना। ये फोकस होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो ये राइट। इसका मतलब ये है कि नेचर की जो कैपेसिटी है, जिसके माध्यम से वो लाइफ प्रोवाइड करते हैं दुनिया को, तो उनको बचाए रखना, उनको प्रोटेक्ट करना, नेचर की कैपेसिटी को लिखा है कि डज नॉट डैमेज द कवर प्रोवाइडेड बाय द नेचर ऑफ मैनकाइंड। प्रकृति के द्वारा दिया गया जो भी रिसोर्स है, उसकी जो कैपेसिटी है, उसको पूर्ण रूप से डैमेज ना करना, ऐसे प्रैक्टिसेस ना करना जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज हो एनवायरमेंट को फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो पहला कथन सत्य है। पहला वाला आप इसको पढ़िए, अच्छे से समझ में आएगा। हिंदी में लिखा है कि यहाँ से भी समझ सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। विकास के एक ऐसे मार्ग का अनुसरण करना जो मानव जाति को प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया आवरण को खराब या क्षति नहीं पहुंचाता है। सही है, यही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ना, कि जो नेचर की जो कैपेसिटी होती है, जिसके माध्यम से लाइफ, उसके द्वारा जो रिसोर्सेज दिए जाते हैं, तो उसको बचाए रखना, किसी रूप से ऐसी प्रैक्टिसेस ना करना जिससे डैमेज हो एनवायरमेंट को या नेचर को। तो पहला वाला तो सही है ना, मोस्ट ऑफ द आंसर आपकी फर्स्ट वाले नहीं आया है। देखो पहला सही होगा, एक बार पढ़ लीजिए दोबारा, समझिए।
ठीक है, तो वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा पहले को पढ़ के ही, क्योंकि ऊपर बाकी की ऑप्शन ये है नहीं, है ना। देखो अच्छे से। और दूसरा पढ़िए, दूसरे में क्या लिखा है। टू यूज द renewable natural resources that their rate of regeneration is always is access to the rate of use। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम रिसोर्स को रीजनरेट कर पाते हैं, अगर ज्यादा कर पाएंगे और हम कम यूज करेंगे तो हमारे पास रिसोर्स बचे रहेंगे, है ना। अगर ज्यादा हम यूज कर लेंगे, जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन 10 यूनिट है और कंजम्पशन 12 यूनिट है, तो मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे पास रिसोर्स नहीं बचेंगे, खत्म हो जाएंगे जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, जो हमारे पास है, क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो रेट ऑफ जनरेशन है, रीजनरेशन है, दैट इज ऑलवेज इन एक्सेस, ज्यादा होना चाहिए टू द रेट ऑफ यूज, जो हम यूज करते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, कि जो भी रिसोर्सेज हैं नेचर के, उनको हम इस तरीके से यूज करें कि वो बचे रहें, बहुत ज्यादा ना हो, एक्सेसिव ना होना चाहिए। ठीक है, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि सस्टेन करना नेचुरल रिसोर्सेज को। हाँ ठीक है, तो सेकंड वाला भी करेक्ट है। तीसरा लिखा है कि टू यूज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इन अ स्पेयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर एंड टू सीजलेसली वर्क टू फाइंड सब्स्टिट्यूट फॉर देम। जैसे कि मान लीजिए, भाई मैंने एग्जांपल दिया था कि जो भी अभी फ्यूल यूज करते हैं हम लोग व्हीकल्स के लिए, ठीक है, पेट्रोल है, डीजल है, बाकी, तो ये तो आपका जो है धीरे धीरे जो है कमी होता जाएगा ना, तो इसके बेहतर है कि हम जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनके यूज करें। तो इसलिए हमने लिखा है कि वी फाइंड अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस या फाइंड सब्स्टिट्यूट टू देम, या जैसे कि सोलर एनर्जी है या वाइंड एनर्जी है, इनका यूज करना। ठीक है, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेंगे। So to use the non-renewable sources in a sparing and responsible, इस तरीके से यूज करना, सही तरीके से, जिम्मेदारी के साथ, and also find out some substitute just to replace them like other energy resources, चाहे वो सोलर एनर्जी हो या वाइंड एनर्जी हो या किसी भी रूप में। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, तीनों सही है। अब जहाँ पर एबीसी है तो आपका यही ऑप्शन बचा हुआ है, बाकी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इस लिखा है टू फॉलो द एथनिक एंड कल्चर प्रैक्टिस। देखो ये ठीक है, मतलब इससे आपका सस्टेनेबिलिटी इन्फ्लुएंस तो होगी, ठीक है, लेकिन ये मैन बोल सकते हैं कि मैन फोकस नहीं होता है इसका। टू फॉलो द एथनिक एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस दैट कैन इन्फ्लुएंस द सस्टेनेबिलिटी बट दे आर नॉट अ कोर फोकस, कोर फोकस नहीं है। टू यूज द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द वेलबींग ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन अब यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन ही नहीं है ना कि आपको तीन ही ऑप्शन मार्क करना है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। सभी को क्लियर है। बोलिए, किसी को डाउट तो नहीं है पांचों स्टेटमेंट में, कोई समझना हो दोबारा रिपीट कर दूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं दो, दोनों को पढ़िए और बताइए क्या दोनों सही है या गलत है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, इसको लॉन्च किया गया था 15 जुलाई 2015 को। इस दिन होता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। ठीक है, इसका जो मेन गोल है कि कंट्री के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयबिलिटी जो है उसको बढ़ाना, को इनहेंस करना ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड स्किल्स, स्किल प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना उनको वेरियस सेक्टर में।
जैसे आईटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, बाकी सर्विसेज होती है, उन सभी में जो है डिफरेंट स्किल्स एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ताकि रोजगार बढ़ पाए, स्पेशली इन दी जो जो एज ग्रुप है 15 से लेकर 35 साल, जो यूथ एज है, उसके लिए बहुत प्रकार की जॉब होती है। तो उनके लिए डिफरेंट सेक्टर्स हैं, आईटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन भी है, सर्विसेज भी है, तो उन सभी में जॉब प्रोवाइड करने के लिए उनमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, स्किल डेवलपमेंट करना, ये सब इंश्योर करना इस स्कीम का, इस मिशन का फोकस है। एनएसडीएम, दैट इज अ नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, which was launched during the 12 5 years plan 20 to 2070. Is it right or wrong? क्या होगा बताइए। ये सही है, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है? अच्छा, ये लिख लीजिए, अगर किसी को लिखना है तो यू कैन जस्ट राइट ऑन। दूसरा है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज लॉन्च ड्यूरिंग दी 11th 5 years प्लान। तो ये सही है कथन। कब लॉन्च हुआ था? 2005 में। बिल्कुल, 2005 में जो है लॉन्च हुआ था। ये सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, कि मतलब रूरल एरिया में जो भी अनस्किल्ड फोर्स होती है, अनस्किल्ड लेबर होते हैं ना, उनको बेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ये मेन इसका उद्देश्य था। गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड लेबर, जो आप जो वॉलेंटरी तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, दे कैन ज्वाइन फॉर द 100 days, 100 दिनों के लिए गारंटी इश्योर करना बेज एम्प्लॉयमेंट की, स्पेशली फॉर द रूरल हाउस होल्ड, जो भी अनस्किल्ड वर्क है उनके लिए, या उनके लिए बहुत ज़्यादा स्किल की जरूरत नहीं पड़ती है। ये मेन ऑब्जेक्टिव था नरेगा का, 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। और दूसरा यहाँ लिखा है कि, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि 11 5 years प्लान 7 to 11 12, ये तो आपका 2005 में आया था, तो ये गलत है कथन। So now you can mark the first one true and second one is false. क्लियर है? दोनों क्लियर है? नरेगा जो है, इसको इनेक्ट किया था 2005 के अंदर, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य है कि बेज एम्प्लॉयमेंट को की गारंटी इंश्योर करना इन दी रूरल एरियाज, 100 दिन के लिए एटलीस्ट 100 days की जो है गारंटी देना इन दी फाइनेंशियल ईयर, एक साल के अंदर, जो भी रूरल हाउस होल्ड है उनको, या जो अडल्ट पॉपुलेशन है जो कि अनस्किल्ड है, इनके पास स्किल्स नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, तो एटलीस्ट उनको 100 दिन की गारंटी रोजगार की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, पढ़िए, क्या आंसर होगा? देखो, मनरेगा नरेगा एक ही है, लेकिन जब वो एक्ट आया था तो उसका नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। पहले इसको बोलते थे ये नरेगा, बाद में इसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी बोलते हैं। दोनों एक ही है। इन विच ईयर द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एनएमएचपी वाज स्टार्टेड? 2006 दिया है, नहीं 6 नहीं है, 2005 ही है ना। एक्ट जो है, देखो एक्ट 2005 में आया था, फिर प्रोग्राम लॉन्च हुआ बाद में, तो उसका 2006 दिया होगा। अगस्त अगस्त में, अगस्त में पास हुआ था 2005 में।
हाँ, नाउ क्वेश्चन को देखिए इसमें क्या लिखा है। क्या आंसर होगा? इन विच ईयर द नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वाज स्टार्टेड? अगस्त 1982। ओके, तो डी विल बी राइट आंसर। क्लियर, सभी को स्टार्ट कर लेना, फैक्ट है, एग्जाम में आ सकते हैं। तो उसके अलावा और कौन कौन से, अगर हम बात करें, एनएचपी जो है, मेंटल जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम कौन सी लॉन्च किया गया इंडिया के द्वारा, और इसके अलावा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। ओके। ठीक है, तो पहला जो था वो आपका 1982 में स्टार्ट हुआ था। इसका गोल था कि जो प्राइमरी केयर है फॉर एवरीबडी इन इंडिया, दैट्स बी प्रोवाइडेड, everybody can access the primary health care facility in India। बिल 2013 में आया था। ओके, ठीक है, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113। Which of the following statement is best characterized as a social worker role in relation to the policy? ये क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है, लेकिन आपको पढ़ेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें जो है एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिए हैं, आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कौन कौन से। और जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं वो ज़्यादातर 90% केसेस में गलत होते हैं। कभी कभी सही भी होते हैं, लेकिन देखा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन में कि दीज आर द रॉन्ग मोस्ट ऑफ द केसेस में। So you have to read the question, all the options carefully, and then try to get the answer of this question. What can be the right answer? Everybody, सभी लोग आंसर दीजिए। आई थिंक सभी का आंसर करेक्ट होगा। देखो, पहला वाला लिखा है इसमें कि ओनली सोशल वर्कर वर्किंग विद द मैक्रो इश्यू नीड टू बी कंसर्न विद द पॉलिसी। तो ऐसे सोशल वर्कर जो कि मैक्रो लेवल के जो इशू होते हैं उनके साथ काम करते हैं या उनको लेकर के काम करते हैं, उनको ज़्यादा कंसर्न होने की जरूरत है विद द पॉलिसी, पॉलिसी को लेकर के। तो ये गलत है, क्योंकि जो माइक्रो लेवल एक्टिविटी होती है, इंटरेक्शन होता है, उसमें पॉलिसी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि फैमिली को लेकर के, या हेल्थ केयर एक्सेस है, हाउसिंग रेगुलेशन है, ये सभी की सभी पॉलिसी भी तो आती है, माइक्रो लेवल में आते हैं। तो ये गलत है कि ओनली द सोशल वर्कर जो कि वर्क कर रहा है माइक्रो इश्यूज पर, उन्हीं को जरूरत होती है या उन्हीं को फोकस करना होता है पॉलिसी पर। तो ये कथन गलत है। इसी प्रकार से दूसरा लिखा है कि ओनली सोशल वर्कर वर्किंग इन द माइक्रो एरिना नीड टू बी कंसर्न विद द पॉलिसी। तो ये भी एकदम गलत है, क्योंकि मैक्रो लेवल पर भी फोकस करना पड़ता है या कंसर्न करना पड़ता है पॉलिसी को लेकर के, क्योंकि जो मैक्रो लेवल के इशू होते हैं वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे आपका माइक्रो लेवल पर। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ओनली द सोशल वर्कर वर्किंग विद द मैक्रो इश्यूज दैट नीड टू फोकस और कंसर्न विद द पॉलिसी। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली माइक्रो लेवल में भी होता है मैक्रो का, तो ये भी गलत हो जाएगा। When social worker are family counselors, their everyday work does not reflect any policy decision। जब सोशल वर्कर इस प्रकार का इंटरवेंशन करते हैं, फैमिली इंटरवेंशन या काउंसलिंग देना या किसी भी ग्रुप में, तब उनको डेली बेसिस पे या उनके जो भी एक्टिविटी होती है, डेली वर्क जो होता है, उसमें किसी प्रकार से पॉलिसी डिसीजन रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो ये राइट रॉन्ग, गलत है।
जैसे कि बहुत सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते हैं, तो वहाँ पर पॉलिसी एक्ट देखना होता है, या उसको फोकस करना पड़ता है, या मेंटल हेल्थ को लेकर के उनको भी देखना होता है, या चाइल्ड वेलफेयर को लेकर के इशू है, तो ये सभी आपके फैमिली काउंसलिंग में आ जाते हैं। तो सभी में हमको पॉलिसी जो डिसीजंस होते हैं उनको भी रखना पड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, ऑल सोशल वर्कर नीड टू मेक पॉलिसी पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिस, बट ये ठीक है क्योंकि इसमें मैक्रो माइक्रो जो सब आ जाएंगे। तो सभी के सभी सोशल वर्कर जो कि किसी न किसी रूप में वर्क कर रहे होते हैं किसी भी लेवल पर, उनको जो है ध्यान रखना होता है, या दे नीड टू मेक पॉलिसी पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिस। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, इन ऑर्डर टू मेक द बेस्ट इम्पैक्ट, सोशल वर्कर शुड पार्टिसिपेट विद द गवर्नमेंट इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जो है गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए सोशल वर्कर को बेहतर इम्पैक्ट डालने के लिए। ये कथन ठीक है, मतलब पार्शली ठीक है, बट यहाँ के लिए बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि केवल पॉलिसी फॉर्मुलेशन में नहीं, बल्कि जैसे पॉलिसी जब बन जाती है तो उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना, ठीक है, और भी काम रहते हैं, या उसको बोल सकते हैं एडवोकेसी करना होता है, तो ये भी सोशल वर्क का काम होता है।